हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी म्यूटेशन के बारे में कि प्रॉपर्टी म्यूटेशन क्या होती है, इसे कराना क्यों ज़रूरी होता है और इसे किस तरह से कराया जा सकता है, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और प्रॉपर्टी म्यूटेशन कराने का फ़ायदा क्या है, और अगर आप प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं कराते तो आपको किस किस बात का नुकसान हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी एक लैंड को कई लोगों को बेचता है, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा लोगों को भी बेचता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी दूसरे ने इस प्रॉपर्टी को जब खरीदा है तो उसने प्रॉपर्टी म्यूटेशन नहीं कराया होता है और उसके कारण उसे जो प्रॉपर्टी है वो पहले के नाम पर ही होती है जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार, और इसके कारण कई बार जो ये एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेचने के किस्से हम अक्सर सुनते आए हैं। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर्टी म्यूटेशन कराना चाहिए। अब प्रॉपर्टी म्यूटेशन कब कब होता है, कब कब जरूरी होता है? तो पहले कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल या परचेस करते हैं तब, दूसरा अगर गिफ्ट करते हैं प्रॉपर्टी को, या फिर ट्रांसफर करते हैं, या एक्सचेंज करते हैं, या विल बनाते हैं, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कराते हैं, या फिर कोई भी अदर एक्सचेंज होता है, तो भी तब आपको जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो इसी इनमें से कोई भी कारण हो तो आप प्रॉपर्टी को म्यूटेशन कराना जरूरी होता है। अब किन किन प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होता है इसके बारे में बात करें तो दोनों प्रॉपर्टी का म्यूटेशन होता है। एक होता है एग्रीकल्चर का और दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। दोनों का म्यूटेशन होता है, दोनों में प्रोसेस में थोड़ा फर्क है। हम दोनों प्रोसेस को समझते हैं इस वीडियो में। पहले समझते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड होती है तो उसका प्रॉपर्टी म्यूटेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए, प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड होती है तो उसमें किस तरीके से प्रोसेस होती है कि पहले किसी ए व्यक्ति ने जो बी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है उसे देखा, जो लैंड है उसे देखा, और उसके बाद जो बार्गेनिंग की, भावताल किया, और फिर एक प्राइस डिसाइड की कि इस प्राइस को वो ये लैंड है जो एग्रीकल्चर है उसे बाय करेगा। अब उसके बाद सेल एग्रीमेंट बनता है। सेल एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि इतने प्राइस में इतने एरिया का जो है प्रॉपर्टी, जो लैंड है वो सेल किया जाएगा, और उसके बाद सेल डीड होता है, और जो सेल डीड होता है उसे रजिस्टर कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप एग्रीकल्चर लैंड सेल कर रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं और आपने रजिस्टर ऑफ सेल डीड करा दी तो वहां पर बात खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसे अपडेट कराना होता है। जैसे कि गुजरात हो या महाराष्ट्र हो तो वहां पे 60 बार बोलते हैं। फिर जो यूपी बिहार होता है वहां पे जमाबंदी बोला जाता है। तो वहां पे आपको रेवेन्यू ऑफिस में जो रिकॉर्ड्स है वहां पे अपडेट कराना होता है। अगर आप वहां पर जो रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं कराते हैं सेल्स के, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी उस एग्रीमेंट जो कल्चर है, उस जमीन का मालिक जो पहले था वही है, क्योंकि वहां पर आपने रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप म्यूटेशन नहीं कराते हैं प्रॉपर्टी का तो फ्रॉड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पूरी लैंड है उसका ही पूरा ही जो म्यूटेशन कराना जरूरी है। जितना भाग आप सेल या जितना भाग आप परचेस कर रहे हैं उतने भाग का भी म्यूटेशन कराया जा सकता है। पूरी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना जरूरी नहीं होता है। अब दूसरी बात करते हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि रेसिडेंशियल प्लॉट है, कॉमर्शियल प्लॉट है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, तो उन प्रॉपर्टी का किस तरीके से म्यूटेशन होता है। तो उसमें सेम यह प्रोसीजर होती है कि ए ने बी की जो प्रॉपर प्लॉट है या प्रॉपर्टी है उसे देखा, प्राइस डिसाइड किया, उसके बाद जो सेल एग्रीमेंट बनता है कि इस टोकन अमाउंट इतनी रहेगी, इतने दिन में पैसों का लेन देन हो जाएगा और इस तारीख को सेल डीड या फिर उसे रजिस्टर कराया जाए। उसके बाद सेल एग्रीमेंट के बाद जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाता है फाइनेंशियल,
तो सेल डीड बनाई जाती है और उसे फिर रजिस्टर कराया जाता है। प्रॉपर्टी में यहां पे जो है वो प्रोसीजर खत्म हो जाती है। लेकिन प्रॉपर्टी म्यूटेशन अक्सर इसलिए किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है या उसके लिए प्रॉपर्टी म्यूटेशन कराया जाता है। यहां पे मालिकाना हक के लिए म्यूटेशन नहीं कराया जाता, लेकिन जो प्रॉपर्टी टैक्स है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट बिल, उसमें भी के लिए भी म्यूटेशन कराया जाता है कि वहां पे अगर आप सेल डीड की जो दस्तावेज की कॉपी आप देते हैं तो नाम ट्रांसफर हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। लेकिन लैंड में क्या होता है कि अगर आपने म्यूटेशन नहीं कराया होता है तो ओनरशिप पुराने मालिक की ही होती है, जबकि प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है कि अगर सेल डीड कंप्लीट है, रजिस्टर करा दी है और वहां पर जब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है या जो दस्तावेज की ऑफिस है वहां पे जब दोनों पार्टियों के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं और वहां पर जब दस्तावेज और सेल डीड कंप्लीट हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है, तो वहां पर मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन लैंड में, एग्रीकल्चर लैंड में ऐसा नहीं होता है। वहां पे आपको 7 बार या फिर जो जमाबंदी उसमें आपको रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू ऑफिस में रिकॉर्ड्स अपडेट कराने होते हैं। अब फायदे की बात करें कि म्यूटेशन, प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराने से बेनिफिट क्या होता है, तो पहले कि आप फ्रॉड से बच जाते हैं कि जैसे कि अगर आपने म्यूटेशन कराया है तो वो ही जमीन फिर वो किसी और को, तीसरी पार्टी को, चौथी पार्टी को नहीं बेच सकता है जो पुराना मालिक होता है। दूसरी, आपका जो रिकॉर्ड्स है वो गवर्नमेंट में अपडेट हो जाता है, आपको मालिकाना अधिकार मिलता है, आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के मुजब आप ओनर बन जाते हैं। और तीसरी कि जब अगर गवर्नमेंट कंपनसेशन अनाउंस करता है तो जो मालिक को ही देता है, तो अगर आपने म्यूटेशन करा होता है प्रॉपर्टी का तो आप मालिक हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। जबकि जो प्रॉपर्टी होती है जो नॉन एग्रीकल्चर हो उसमें यही बेनिफिट होता है कि अगर जो पुराना टैक्स है तो वो आपके सिर ना आए, वो क्लियरेंस हो जाए। जब आप प्रॉपर्टी म्यूटेशन कराते हैं तो जो भी पुराना लेन देन बाकी है वो क्लियर हो जाता है और आपके ऊपर अननेसेसरी जो बर्डन नहीं आता है। तो यही बेनिफिट होता है प्रॉपर्टी म्यूटेशन का। अब बात करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी म्यूटेशन कराते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे सेल डीड होती है या गिफ्ट डीड होती है, विल होती है, जिसी प्रकार से भी अगर जो सेल होता है या एक्सचेंज होता है तो उसकी जो डीड है वो चाहिए। उसके बाद जो दोनों पार्टी के आईडी प्रूफ जरूरी होता है। उसके बाद नॉन जुडिशियल स्टैम्प की रिक्वायरमेंट होती है। उसके साथ बाद जो एप्लीकेशन आपको तहसीलदार को लिखनी होती है कि प्रॉपर्टी म्यूटेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपको लिखनी होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि पुराने जो सारे जो बिल्स है, जो सारे रिसिप्ट्स है पुराने, वो लेटेस्ट आपको ले लेनी जरूरी होती है ताकि कोई भी आउटस्टैंडिंग ना रहे। और इसके साथ आपको मैं एक बात और भी रिकमेंड करूंगा कि आप जब किसी से कोई भी या तो प्रॉपर्टी या फिर लैंड अगर खरीदते हैं तो उसके सारे ओरिजिनल जो पुराने डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ले लेने चाहिए, क्योंकि जब आपने खरीद लिया है, आप मालिकाना हक हो गए, तो अब उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको उसके पास रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चाहे तो वो एक जेरॉक्स कॉपी रख सकता है। इसके साथ ही आपको जो नक्शा है वो भी आपको ले लेना चाहिए, जो प्रॉपर्टी म्यूटेशन है उसके लिए आपको जरूर पड़ेगी। तो ये है प्रॉपर्टी म्यूटेशन की प्रोसेस और डॉक्यूमेंट रिक्वायर और फायदा बेनिफिट की प्रॉपर्टी म्यूटेशन क्यों कराना चाहिए, क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है और कहां पे ये कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।